कल हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पढ़ा था, है ना। हमने ये माना था कि ये z इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन है एट z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 से पहले फर्स्ट मीडियम है, z इक्वल टू 0 के राइट साइड में सेकेंड मीडियम, फर्स्ट साइड में इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा 1 है और इस साइड में इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्शन में, इसलिए मैंने Ex लिखा है। ऊपर के डायरेक्शन में x कोऑर्डिनेट, बाहर के डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट और x क्रॉस y के डायरेक्शन में z कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये z कोऑर्डिनेट है। हमने माना था कि रिफ्लेक्शन के बाद और ये प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। और हमने ये मान रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन Ex ही रहेगा। हमने ये रेफरेंस मान रखा था कि रिफ्लेक्शन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है लेकिन प्रोपेगेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का रेफरेंस हम क्या लेंगे, क्रॉस लेंगे, ठीक है। ये इसको हम इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हो जाएगा, ठीक है। Ex1 Exi को हम क्या लिखेंगे, E0I, ठीक है, cos ओमेगा t माइनस बीटा z, ठीक है। Ex R को हम क्या लिखेंगे, E0R, रिफ्लेक्टेड वेव की मैक्सिमम वैल्यू cos ओमेगा t प्लस बीटा z, चूँकि ये नेगेटिव z डायरेक्शन में तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा, और Ex t इक्वल टू E0t cos ओमेगा t माइनस बीटा z, ठीक है। यहाँ पे E0I E0R, E0I नोन है, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नोन है, E0R और E0T नहीं पता है हमारे को, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा दिया था, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन से क्या होता है ना, हमने ये किया था कि E, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि टेंजेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी x के डायरेक्शन में है और इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी x के डायरेक्शन में है। तो x, ये चूंकि एक्स वाई प्लेन है तो इस प्लेन के लिए x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों इसी प्लेन में होगा, है ना। तो दोनों Ex और Ey जो है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा, है ना। तो E इंसिडेंट Ei नॉट प्लस Er नॉट इक्वल टू Et नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट z इक्वल टू 0 माइनस ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट z इक्वल टू 0 प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे हम, तो e टू पावर माइनस अल्फा z भी लेंगे, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है तो e टू पावर प्लस अल्फा z और यहाँ पे e टू पावर माइनस अल्फा z। चूँकि z इक्वल टू 0 रखा है तो z इक्वल टू 0 पे Exi E0I हो जाएगा, है ना। z इक्वल टू 0 पे Exr इतना आ जाएगा, और t से वेरिएशन नहीं ले रहे, बस उसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाउंड्री कंडीशन हो गया इस तरह से, Ht1 इक्वल टू Ht2 हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, हम ये जानते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री कंडीशन से, Ht1 माइनस Ht2 इक्वल टू क्या होता है, करंट पर मीटर, ठीक है। सरफेस में पर मीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमने ये मीडियम करंट फ्री ले लिया, इसमें कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो Ht1 इक्वल टू Ht2 हो जाएगा, हम लिखेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
sorry, magnetic field at this side equal to tangential component of magnetic field intensity at this side. ये क्या हो जाएगा, eta 1 by sorry, ये हो जाएगा tangential component of electric field 1 divided by eta 1, H equal to E by eta 1 equal to ET2 by eta 2. ठीक है, अब ET1 टोटल क्या है, EI नॉट प्लस ER नॉट डिवाइडेड बाई eta 1 इक्वल टू ET2 डिवाइडेड बाई eta 2. लेकिन यहाँ पे HT1 को हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे गलत हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, z एट z इक्वल टू 0 माइनस है, तो 0 माइनस पे यहाँ पे जो फर्स्ट मीडियम में टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्लस रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आउटवर्ड द प्लेन है. ठीक है, और रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमने ये रेफरेंस मान रखा है कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है. ठीक है, प्रोपेगेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो इसमें इसका डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, ये बस रेफरेंस है. ठीक है, ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए और एच का डायरेक्शन सेम रहे. ठीक है, तो एच का डायरेक्शन हमने अंदर की तरफ मान रखा है. तो मीडियम 1 में टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड. इंसिडेंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है और रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड है, तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. इसको हम लिखेंगे H इंसिडेंट नॉट माइनस H रिफ्लेक्टेड नॉट इक्वल टू H ट्रांसमिटेड नॉट. ये सब मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये आ जाएगा EI नॉट डिवाइडेड बाई eta 1 माइनस ER नॉट डिवाइडेड बाई eta 2 इक्वल टू ET नॉट डिवाइडेड बाई, ये भी eta 1 ही होगा, रिफ्लेक्टेड वेव भी फर्स्ट मीडियम में ही है, और ये eta 2. ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 1 और 2 में EI नॉट पता है हमारे को, ER नॉट नहीं पता है और ET नॉट नहीं पता है. दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ER नॉट इक्वल टू आ जाएगा eta 2 माइनस eta 1 डिवाइडेड बाई eta 2 प्लस eta 1 इंटू EI नॉट, और ET नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 eta 2 डिवाइडेड बाई eta 2 प्लस eta 1 EI नॉट. ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के टर्म में आ गया. इसको हम बोलेंगे, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट. ठीक है, ये केस पर नॉर्मल इंसिडेंट का है. ठीक है ना, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है. इसमें तुम यहाँ पे नोटिस करो, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा 1 से कम आएगा, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. eta 1 eta 2 सब दोनों ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये 1 से कम आएगा और इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है. नेगेटिव मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ER नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. मतलब जो EI का डायरेक्शन है वो ER का डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा, है ना. तो अगर नेगेटिव आएगा तो हमारा रेफरेंस हमने उल्टा रेफरेंस ले लिया. अगर ये क्वांटिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो HR नॉट और HI नॉट में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में फिर यहाँ पे डॉट आ जाएगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा.
और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करें तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो चेंज नहीं हो रहा है। अब हम लोग को नेक्स्ट केस ऑब्लिक इंसिडेंट का करना है, ठीक है। अगर एक वेव इसके परपेंडिकुलर से, अभी ये इसके परपेंडिकुलर से 0 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो ठीक इससे ओवरलैप करके वेव वापस हो जा रही थी। अब अगर इस तरह से होगा, लाइट में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा ना कि इंसिडेंट वेव, नॉर्मल का परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड वेव एक ही प्लेन में होते हैं, और स्नेल्स लॉ ये सब पढ़ रखा होगा। तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम लोग जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं। लाइट क्या है, उसका वेवलेंथ एक रेंज में है, वो विजिबल है, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में स्नेल्स लॉ वैलिड होता है, उसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने cos ओमेगा t माइनस बीटा जेड ले रखा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, तो उसका इक्वेशन कैसा होगा ये थोड़ा देख लेते हैं। अगर वेव z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, तो इसका इक्वेशन हम E नॉट cos ओमेगा t माइनस बीटा जेड लिखते हैं, ठीक है। और वेव की वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन हम लिखते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा। अगर बीटा ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, ओके। अगर मैं एक ऐसा इक्वेशन लिखूं, E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 2x माइनस वाई, ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, x और y के डायरेक्शन में। कितना x डायरेक्शन में और कितना y डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं पहले इसका प्रोसीजर बता दे रहा हूँ कि कैसे पता लगाना है, ठीक है, किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि वो किस तरह से ट्रैवल करता है वेव, ठीक है। इसका प्रोसीजर ये है, किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस, ये जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है, वो मान लेते हैं वो के वेक्टर है जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, डॉट आर, जहाँ पे आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं ये कई बार। आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हम कैसे पता लगाते हैं कि ये जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस, ठीक है, के में क्या है, ये डायरेक्शन आपको बताएगा। इन जनरल के क्या होगा, के आई प्लस के आई प्लस के जे प्लस के, ये थोड़ा ज़्यादा की हो गया, हाँ, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, ये सब यूनिट वेक्टर है, डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में, ये यूनिट वेक्टर नहीं, ओके, इससे हमारे को यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा, और ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब तुम ये देखो कि इतना इक्वल टू आपको इतना लाना है, यहाँ पे सिर्फ z है, ठीक है, तो के एक्स और के वाई को 0 पुट करना पड़ेगा, तभी तो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ z आएगा। तो तुम लिखोगे क्या, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 0 आई प्लस 0 जे प्लस, यहाँ पे कितना पुट करोगे, यहाँ पे बीटा जेड लाना है ना, ठीक है, तो तुम लिखोगे क्या, बीटा इन द डायरेक्शन ऑफ के ना, डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस
जेड के, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब k डॉट r क्या आ रहा है, यहाँ पे k वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है। तो हम इस तरह से कहेंगे कि ये जो वेव है ये k के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और इस पूरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, बीटा। इसका मैग्नीट्यूड हमारे को इस केस में बीटा ही आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन। यहां से हमारे को वेलोसिटी पता चल जाता है। ठीक है, मतलब इस के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बीटा को रिप्रेजेंट करेगा ओवरऑल, ठीक है। जैसे इसके लिए अगर हमारे को पता लगाना हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस, हमारे को ये नहीं पता है, ये पता लगाना है। आर तो पहले लिख ही देते हम, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब तुम यहाँ पे देखो ये डॉट प्रोडक्ट से इतना डाला है। अब यहाँ पे के की जगह पे क्या डालें कि -2x और -y आए। यहाँ पे तो माइनस है ही ना, ठीक है। तो ये माइनस हटा दो, 2x प्लस y आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2i प्लस जे, जेड का कुछ भी नहीं तो प्लस 0 के। तो यहाँ पे के क्या आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इक्वल टू 2i प्लस, मतलब ये डायरेक्ट इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब इसको हम है ना 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट होगा। ठीक है, और यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के, ठीक है। के इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के क्या आ जाएगा, √5। बीटा इक्वल टू हम √5 रख देंगे, ये आ जाएगा ओमेगा म्यू, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम और एनालाइज करके देखते हैं। एक ही बार एनालाइज करेंगे, बार बार इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले दिन वेव प्रोपेगेशन कैसे बताया था, मैंने ये बताया था कि वेव के किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, ठीक है, और वो देखो कि वो कितनी तेजी से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। उस पॉइंट के शिफ्ट होने की जो स्पीड होगी, ठीक है, वेव से कोई एक पॉइंट टूट के तो शिफ्ट नहीं होगा, अगर शिफ्टिंग होगी तो पूरे वेव की होगी जितनी स्पीड, मतलब वेव में हर पॉइंट की शिफ्टिंग सेम स्पीड से होगी। तो किसी एक पॉइंट को देख लो, ठीक है, वो कैसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो फेज आना चाहिए, अगर वो फेज कांस्टेंट रहेगा, है ना, तो वो पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी फेज है उसको कांस्टेंट से इक्वेट करके डिफरेंशिएट कर दो, तो वहां पे तुम्हारे को स्पीड आ जाएगी। ये मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अगर मैं ऐसे पूछूं t इक्वल टू 0 पे ई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसके साथ साथ हम ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड है ना, हम 2z ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी एनालाइज करते हैं, है ना। इसमें हमने पहले कैसे किया था कि ठीक है, z इक्वल टू 0 पे हमने ये कहा था, z इक्वल टू 0 पे प्रोफाइल क्या आ जाएगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे कहें कि t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो e की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, z इक्वल टू 0 पे, ठीक है। फिर हमने इसमें ये कहा था कि t को थोड़ा वेरी करा दो, ठीक है, और फिर देखो कि e की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, ठीक है। हमने
टी को टी इक्वल टू 0 से टी को टी नॉट वेरी करा दिया, ठीक है। और तो अब ये क्या कितना देगा फेज, ओमेगा टी नॉट फेज आएगा यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए टोटल फेज क्या आना चाहिए, 0, है ना। तो ओमेगा टी माइनस 2 जेड इक्वल टू 0, तो अब जेड नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा टी नॉट बाई 2। तो अब हम ये कहेंगे कि पहले मैक्सिमा जो है वो z इक्वल टू 0 पे अकर कर रहा था, अब मैक्सिमा z नॉट इक्वल टू ओमेगा टी नॉट बाई 2 पे अकर कर रहा है। तो मैक्सिमा ट्रेवल कर गया, कितने डिस्टेंस से ट्रेवल किया, ओमेगा टी नॉट बाई 2 से ट्रेवल किया, कितनी देर में, तो इसको टी नॉट से डिवाइड कर दो, ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बीटा की जगह पे 2 ले लिया, अगर यहाँ पे मैं बीटा लेता तो ये ओमेगा बाई बीटा आ जाता, ऐसे करते, ठीक। फिर बीटा की जगह पे ओमेगा रूट म्यू सिग्मा कर देते हैं, तो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाते हैं। तो इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे कि इनिशियली फिर से इसमें आते हैं t इक्वल टू 0 पे, जब z इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे z इक्वल टू 0 पे e का मैक्सिमा आकर कर रहा था। z इक्वल टू 0 क्या होगा, अगर ये x है और ये y है ना, ये टोटल एक्स वाई प्लेन हो गया ना, ठीक है। तो इस प्लेन में ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इससे ऊपर z की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इससे नीचे z की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये कॉस जिस तरह से डिक्रीज करता है उस तरह से डिक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर मैं इसमें पूछूं कि t इक्वल टू 0 पुट करने पे e की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 2x प्लस वाई। टी इक्वल टू 0 पे जब ये 0 हो जाएगा तभी अकर करेगी, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, है ना, 3 डायमेंशन में एक प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। तो 2x प्लस वाई जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे e का मैक्सिमा आकर करेगा, ठीक है। तो हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 की लाइन, इस लाइन पे, या फिर हम ऐसे कहेंगे कि इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा इसको छोड़ो अभी, इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ओके। अब t का इंस्टेंट हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। t का इंस्टेंट हम ये मान लेते हैं कि t इतना बढ़ गया ताकि ओमेगा t जो है ना, पहले ओमेगा t इक्वल टू 0 था, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये ओमेगा t 0 से लेकर के ओमेगा t नॉट इक्वल टू 2 पाई हो गया, t नॉट इतना बढ़ा कि ये 2 पाई से बढ़ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट कब मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू तुम 2 पाई पुट करोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब मैक्सिमम होगा, जब 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई हो जाए, ठीक है। तो अब इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन पे मैक्सिमम होगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई पे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो लाइन इसके पैरेलल आएगी लेकिन शिफ्टेड होगी। तो मान लेते हैं कि ये लाइन जो है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई है, ठीक है। ये भी मैक्सिमम की लाइन थी, इसकी लाइन पे हर जगह e क्या है, मैक्सिमम है, और ये भी है ना, यहाँ पे भी कुछ देर के बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे मैक्सिमम है। तो e का जो मैक्सिमा था वो ट्रेवल कर गया, कितना डिस्टेंस, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या फिर इन दोनों की लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस 2 पाई नहीं होगी, ठीक है। ये लाइन है ना, ये लाइन मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। इस लाइन से डिस्टेंस निकालो या फिर इस लाइन के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगा लो। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का अगर आप 0 0 से डिस्टेंस पता लगाना चाहते हैं तो ये क्या आ जाता है ना, a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, और इसका मॉडुलस हो जाता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या है 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया लाइन का 0 0 से, तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके इसको 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दे रहे। तो ये वेव कितना ट्रेवल कर गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, कितने टाइम में, टाइम सच दैट ओमेगा टी नॉट इक्वल टू 2 पाई। तो टी नॉट कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, इतने टाइम में वेव इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, ठीक है। तो वेव की, अच्छा अब तुम वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन बता सकते हो, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया ना, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। अब स्पीड स्पीड कैसे पता लगाएंगे, v इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटरवल कितना लिया था, इतना इंटरवल लिया सच दैट ओमेगा टी नॉट इक्वल टू 2 पाई। अगर मैं इंटरवल कम लेता, जैसे ओमेगा टी नॉट इक्वल टू पाई ले लेता, है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करने के लिए आप 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई लेते, तो यहाँ पे क्या आता पाई, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी हाफ हो जाता, ठीक है। तो कितना भी आप ले लो इंटरवल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड सेम ही आएगी, ओके। यहाँ पे हमने इसकी जगह पे एक एग्जाम्पल लिया था ना, अब इसकी जगह पे हम के एक्स है ना, के एक्स एक्स और यहाँ पे मैं के वाई वाई पुट कर दूँ, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर आया था, ये क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि वेव जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही प्रोपेगेट करे। ये एग्जांपल मैंने कब ली, कैसा लिया है, वेव एक्स वाई प्लेन में प्रोपेगेट कर रहा है, ये एक्स वाई जेड प्लेन में भी प्रोपेगेट कर सकता है। तो यहाँ पे एक टर्म और क्या आता है माइनस के एक्स जेड, सॉरी के जेड जेड, तो यहाँ पे के जेड स्क्वायर आ जाता, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप इस वे में लिखें, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के डॉट, इसको हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ई नॉट कॉस, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ओमेगा टी माइनस ये के वेक्टर हो जाएगा डॉट और ये आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पीड क्या लिखेंगे, वेव स्पीड ओमेगा डिवाइडेड बाई के का मॉडुलस क्या है, ये मतलब ये क्या है, के का मॉडुलस है ना, तो स्पीड इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ के। इस पे मैं थोड़ा जोर इसलिए दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ये हो सकता है, ई नॉट इक्वल टू, जैसे मैं ऐसे लिखूँ ओमेगा टी माइनस 2x,
तुम यहाँ पे बोलोगे स्पीड क्या हो जाएगी, ओमेगा बाई 2, ठीक है। फिर मैं अगर लिखूँ इक्वल टू ई नॉट इंटू ओमेगा टी माइनस वाई, तुम यहाँ पे लिखोगे स्पीड हो जाएगी ओमेगा बाई 1। अब अगर मैं ऐसे लिखूँ ई नॉट इक्वल टू ओमेगा टी माइनस 2x माइनस वाई, ठीक है। तो अब तुम ये सोचोगे कि x के डायरेक्शन में ओमेगा बाई 2 से ट्रैवल कर रहा है, y के डायरेक्शन में ओमेगा बाई 1 से ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल स्पीड इन दोनों का स्ट्रेट सम कर देंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा, है ना। अब हम इस तरीके से करेंगे, और ये कैसे होगा ये अब सब कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप देख रखा है, ये एक तरह से एग्जाम्पल में देख लिया हमने। ओके, तो यहाँ से हमें स्पीड पता चल गई, हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम ले लिया। वेव की प्रोपेगेशन का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, अभी हम फिर से एग्जाम्पल में आते हैं, है ना। हम वापस फिर से अपने सिंपल एग्जाम्पल में आते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया था ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 2x प्लस वाई, ठीक है। स्टार्ट कैसे किया था हमने, जहाँ पे 2x प्लस वाई 0 होगा, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे वहाँ पे मैक्सिमम आकर करेगा। t को अगर आप बढ़ाएंगे, है ना, तो 2x प्लस वाई की कुछ और वैल्यू लेनी पड़ेगी, जितना ओमेगा टी नॉट हो जाएगा, जितना t को आपने इंक्रीमेंट किया ओमेगा टी नॉट उतना ही बढ़ेगा, तो 2x प्लस वाई को भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, अभी मैक्सिमा इस डायरेक्शन में है, फिर मैक्सिमा इस डायरेक्शन में, फिर ओमेगा टी नॉट टी को और बढ़ा दो तो इस डायरेक्शन में, तो 2x प्लस वाई की लाइन का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैक्सिमा ट्रैवल करता जा रहा है, ठीक है। तो 2x प्लस वाई का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर स्लोप तुम देखो, इसका स्लोप अगर -2 है तो इसका स्लोप क्या आएगा, 1/2 आएगा, परपेंडिकुलर लाइन है ना। तो इस लाइन को तुम कुछ ऐसे लिखोगे ना, इसको तुम x माइनस 2y इस तरह से लिखोगे कुछ, नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे, ऐसे किसी भी पॉइंट को देख लो, ठीक है। इस लाइन का जो इक्वेशन आ जाएगा ये x इक्वल टू 2y आ जाएगा, है ना। अगर किसी भी मतलब y इक्वल टू तुम अगर 1 लेते हो तो x इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा ना। ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 1 है ना। तो ये डायरेक्शन ये वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i प्लस j, तो यूनिट वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वही आ रहा है ना। तो हमें इतना नहीं करना है, जो भी k दिया रहेगा, k का जो यूनिट वेक्टर होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और k का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम बीटा ले लेंगे, ओमेगा बाई बीटा में, ठीक है। ठीक है, अभी हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट से पहले थोड़ा कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लें कि ये z इक्वल टू 0 एक्सिस है और ये z इक्वल टू 0 एक्सिस, और ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये इधर z है ना, xy प्लेन नहीं होगा, ये xy प्लेन हो जाएगा, हाँ ये xy प्लेन हो जाएगा। लेकिन ये वेव कौन से डायरेक्शन में, मान लो कि E इक्वल टू यहाँ पे E नॉट इंटू ओमेगा टी माइनस 2x प्लस वाई है, ये डायरेक्शन 2x प्लस वाई का हो सकता है, अच्छा अब मैं इसको कुछ नाम ही नहीं देता हूँ ना, अब तो ये कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ से एक वेव रिफ्लेक्ट हो रही है,
तो इस वेव का अगर इक्वेशन ये दिया हुआ है तो इस वेव का इक्वेशन क्या होगा, मतलब आपको मेनली ये फेजर बताना है। मैं ऐसे देता हूँ, ये ईटा 1 इक्वल टू ईटा नॉट मान लो और ईटा 2 इक्वल टू 2 ईटा नॉट है। तो रिफ्लेक्टेड, अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बताना है आपको। मैं ये पहले से बता दे रहा हूँ, ये स्नेल्स लॉ वैलिड है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये मैं क्वेश्चन में थोड़ा और स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। ये एक्सिस एक्स इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस ले लो और ये वाई एक्सिस ले लो। वेव का डायरेक्शन 2x प्लस वाई है, 2i प्लस जे के डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है, इंसिडेंट वेव। ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन 2i प्लस जे को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा ना। आपको पता है ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। बेसिकली यही पता लगाना ही है, और तो कुछ नहीं से पता लगाना है, बाकी मुश्किल नहीं है। इतना तो लग रहा है ना, ये यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर अलग अलग है। तुम ऐसे कर क्या नहीं हो रहा है, क्या इतना डिफिकल्ट नहीं है। तुम ऐसे मान लो कि इस लाइन पे 2i प्लस जे के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस लाइन के किसी भी कोऑर्डिनेट पे x का जो मैग्नीट्यूड होगा वो y के मैग्नीट्यूड से डबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम मान लो ये 0 0 है, यहाँ पे y इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू कितना होगा -2। तो इसका इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। ये आ जाएगा -2, -1, है ना। 0 -2 2i और 0 -1 प्लस j। ठीक है, और ये सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना। तो अब ये यूनिट वेक्टर पता लगाना है, तो इनिशियल पॉइंट तो पता है 0 0, ये पॉइंट बस पता लगाना है। ठीक है, अब अगर एंगल सेम है, ये लेंथ सेम है ना दोनों में, ठीक है, तुम यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर डाल दो, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है और इसका स्लोप और इसका स्लोप भी क्या है, दोनों एंगल सेम है, तो हाइट भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट का मिरर इमेज हो जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रह जाएगा -2, 1। तो इसका अब इसका डायरेक्ट इस वेक्टर को कैसे लिखोगे, दिस पॉइंट माइनस दिस, तो 1 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं, -2 -0i, ठीक है, प्लस 1 -0 j, तो -2i प्लस j। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल मैंने लिया था, है ना। यहाँ पे -3 -4 और -2 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, है ना। तो ये इससे बस हम यूनिट वेक्टर पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, -2i प्लस j डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये डायरेक्शन हमारे को पता चलेगा। ओके, तुम देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वेव की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। वेव की वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, v इक्वल टू मीडियम सेम है, रिफ्लेक्शन के लिए तो सेम मीडियम होगा, है ना। तो ओमेगा स्पीड सेम रहेगी, है ना। ठीक है, स्पीड सेम है v और फ्रीक्वेंसी सेम है ना। तो v इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा होता है, ये भी सेम है और ये भी सेम है ना। तो बीटा भी सेम रहेगा दोनों मीडियम में। ठीक है, अब अगर बीटा सेम है तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शन है इसको तुम ऐसे लिखोगे ना, ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, है ना। यहाँ पे भी
इंसिडेंट वेव के k का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव के k का मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ से k का यूनिट वेक्टर पता है, यहाँ से तुम k का इंसिडेंट वेव के k का मैग्नीट्यूड कितना है √5, तो ये भी कितना होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड √5 होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है ना, इसमें तुम क्या करोगे √5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया, √5 करना है तो √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो न्यू के जो आ जाएगा के वेक्टर फॉर रिफ्लेक्टेड वेव इक्वल टू -2i प्लस j। तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखेंगे ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन मैं बहुत फॉर्मल वे में नहीं लिख रहा हूँ, इसको हम ई के पावर जे ओमेगा टी के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे भी गलत नहीं होगा। माइनस के की वैल्यू -2i प्लस जे डॉट xi प्लस yj प्लस zk, ये आ जाएगा ई नॉट कॉस। तो मैं मतलब ये देखते ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना, देख के ही पता चल जाएगा। माइनस ये क्या आ जाएगा -2x प्लस y, ये आ जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 2x माइनस y। हाँ बाकी सेम रहेगा। हाँ तो तुम वही करना, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो ये सब क्वेश्चन मतलब 10-10 सेकंड पे सॉल्व होंगे। ये सब तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जितना भी प्रैक्टिस करो उतनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। हाँ 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 नहीं ई नॉट नहीं होगा, ई नॉट लिख दिया था मैंने, हाँ वो गलत है, उसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आएगा, -1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और माइनस अंदर ले जाओगे, ठीक है, तो वो प्लस पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर इसका डायरेक्शन बस रिवर्स दिखा दो। ये मान लो कि कोई भी प्लेन है, ठीक है, ये बाउंड्री है, इससे पहले मीडियम फर्स्ट है, इस साइड में मीडियम सेकेंड है। यहाँ पे वेव इंसिडेंट हुआ, और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इंसिडेंट वेव का के हम के आई वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, मैं ऊपर में एरो नहीं बना रहा, ठीक है, इसका हम के आर वेक्टर, और ये मान लेते हैं ये ट्रांसमिटेड वेव है, इसका के टी वेक्टर है। तो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ई नॉट आई कॉस ओमेगा टी माइनस के आई का मान लेते हैं कंपोनेंट के आई एक्स आई प्लस के आई वाई। ये यहाँ पे आई एक्स डायरेक्शन के लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, के आई मैं इंसिडेंट के लिए लिख रहा हूँ, इंसिडेंट वेव का मैं लिख रहा हूँ, इसलिए ये आई लिख रहा हूँ, प्लस के आई जेड डॉट पोजीशन वेक्टर लिख दे सीधे, है ना। इसी तरह से हम ई नॉट आर को लिखेंगे, ये ई आई हो जाएगा, ई नॉट आर इक्वल टू ई आर इक्वल टू ई नॉट आर, इसका रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड कुछ और होगा, ठीक है, वो अभी हमें नहीं पता। यहाँ पे अब हम 𝜃2 माइनस 𝜃1 डिवाइडेड बाई 𝜃2 प्लस 𝜃1 नहीं करेंगे, क्योंकि वो फार्मूला नॉर्मल इंसिडेंट के लिए होता है, ऑब्लिक इंसिडेंट के लिए नहीं होता है। कॉस ओमेगा टी माइनस के आर एक्स, ठीक है, के आई एक्स के आर एक्स में इक्वल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमें पता ही नहीं कि क्या होगा,
आई प्लस के आर वाई प्लस के आर जेड डॉट आर वेक्टर, और ट्रांसमिटेड वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट टी कॉस ओमेगा टी माइनस, ये ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिख रहे हैं तो के टी आई प्लस के टी एक्स आई प्लस के टी वाई जे प्लस के टी जेड के डॉट आर। यहाँ पे भी के आर वाई जे हो जाएगा और ये के आर जेड के, अच्छा के आई वाई जे प्लस के आई जेड के, ये वाली लाइन हम z इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे इस r में r वेक्टर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, z को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे बचेगा और x वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एट z इक्वल टू 0 माइनस लिख रहा हूँ मैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के लिए हो जाएगा, या फिर z इक्वल टू 0 इंसिडेंट वेव इक्वल टू ई नॉट आई कॉस ओमेगा टी माइनस के आई एक्स एक्स प्लस के आई वाई वाई प्लस के आई जेड जेड, सॉरी जेड नहीं होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे रिफ्लेक्टेड वेव इक्वल टू ई नॉट आर कॉस ओमेगा टी माइनस रिफ्लेक्टेड वेव का कोफिशिएंट एक्स डायरेक्शन वाला इंटू एक्स प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का कोफिशिएंट वाई डायरेक्शनल कोफिशिएंट इंटू ये, हम इसको ऐसे ब्रैकेट कर ओके, यहाँ तो ठीक है ना, बस यहाँ पे गलत था। और ट्रांसमिटेड वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई नॉट टी कॉस ओमेगा टी माइनस के टी एक्स एक्स प्लस के टी वाई वाई, इतना लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये z इक्वल टू 0 है ना, और यहाँ पे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ठीक है, इतना पक्का है कि अभी तक जितना वेव हम पढ़े हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ना, और ये z इक्वल टू 0 प्लेन है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन हो, ठीक है, वो इस प्लेन के पैरेलल ही होगा ना। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट होगा वो सारा का सारा इस प्लेन का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ठीक है। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा, अगर रिफ्लेक्टेड वेव भी या तो आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा, है ना, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन ये है ना। इतना तो पक्का है ना कि इंसिडेंट वेव ये और ये एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है।
तो इसकी यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के ये पैरेलल हो जाएगा। तो मतलब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों इस प्लेन का टेंजेंशियल कंपोनेंट ही होगा, ठीक है। उसी तरह से ट्रांसमिटेड वेव का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये भी टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ई आई प्लस ई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ई ट्रांसमिटेड, या फिर इसको मैं ऐसे लिखें एट z इक्वल टू 0 पे। हम लिखेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E at z इक्वल टू 0 माइनस इक्वल टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E at z इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है। और E टोटल टेंजेंशियल कंपोनेंट ही है। ये z इक्वल टू 0 के लिए और x और y की वैल्यू क्या लेंगे? फॉर ऑल x एंड y, ठीक है। x और y का तो कुछ नहीं है ना, x और y से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ से x और y के पास हमारे पास चॉइस है, हम कोई भी चॉइस ले सकते हैं। तो इस फार्मूला को तुम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पे वैलिडेट करो, ठीक है। तुम इसमें ई आई x इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो ई आई कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, इसमें भी एक्स वाई 0 तो ई नॉट आर। तो इस रिलेशन को यूज करो एट x इक्वल टू 0 कॉमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्लेन में कहीं पे भी इंसिडेंट वेव होगा, ठीक है, उस पर बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, है ना। x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पे भी बाउंड्री कंडीशन लगा दो, ठीक है। या फिर मान लो कि ये पॉइंट जो है ये x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इक्वल टू ई नॉट टी, ठीक है। हाँ, टी इक्वल टू 0 लेने की जरूरत नहीं, कॉस ओमेगा टी हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। इसी इक्वेशन को हम एक्सपेंड करके लिख देते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू ये आना चाहिए ना, है ना। अब दिस प्लस दिस इक्वल टू ई नॉट टी की जगह पे ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर पुट कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई नॉट आई कॉस ओमेगा टी माइनस के आई एक्स एक्स प्लस के इंसिडेंट वाई वाई प्लस ई नॉट आई ई नॉट आर कॉस ओमेगा टी माइनस के आर एक्स आई प्लस के आर वाई वाई इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पे ये ई आई प्लस ई आर इक्वल टू ई टी, है ना। ई टी इक्वल टू ई टी नॉट इंटू दिस, ई टी नॉट की जगह पे ई आई प्लस के कर दो, ये आ जाएगा ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस ट्रांसमिटेड का x कंपोनेंट इंटू एक्स प्लस ट्रांसमिटेड का y कंपोनेंट इंटू वाई, z इक्वल टू 0। ये भी हमेशा इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल x एंड y, ना, क्योंकि हमने यहीं से तो स्टार्ट किया ना, इसी को यूज किया, इसी को यूज करके ये आया है, इसको भी यूज कर लिया इसमें। अब तुम्हें इस इक्वेशन को देखो कि ये सारे x और y के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो इस सेंटेंस का यूज करके तुम के आई एक्स
के आर एक्स, के टी एक्स, के आई वाई, के आर वाई और के टी वाई में रिलेशन ला सकते हो, क्योंकि ये सब अभी अननोन है ना, ठीक है, ये सब हमें पता लगाना है। ये हमेशा जीरो है फॉर ऑल एक्स एंड वाई। अगर मैं तुम्हें ऐसे एक इक्वेशन दूं कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ये जीरो कब हो सकता है? जब x इक्वल टू वाई, एक्स भी जीरो हो वाई भी जीरो हो, तो ये जीरो आएगा। अगर मैं ऐसा कहूँ x और y जीरो नहीं है और a और b भी जीरो नहीं है, तब जीरो नहीं आ सकता? अभी जीरो आ सकता है, वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये सारे x और सारे y के लिए जीरो है, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये इक्वेशन जो है सारे x और सारे y के लिए वैलिड है, a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू दोनों जीरो हो, तो अब x y को पुट करते रहो, कुछ भी करना है, ये तो जीरो ही आएगा ना। ओके, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे बन रहा है ना। इसको हम थोड़ा सा और ये करके लिखते हैं। देखो यहाँ से ई नॉट आई का कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है, और इसको तुम इस साइड ले आओ, तो हम लिखेंगे ई नॉट आई इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के आई एक्स एक्स प्लस के आई वाई वाई माइनस, ठीक है, यहाँ से ई नॉट आई का ये पार्ट जाकर के सब्सट्रैक्ट होगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के टी एक्स एक्स प्लस के टी वाई वाई इक्वल टू, और हम, ठीक है, प्लस ई नॉट आर कॉस, ठीक है, ये ई नॉट आर यहीं पे इस पूरे को हम इस साइड ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के आर एक्स एक्स प्लस के आर वाई वाई माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के टी एक्स एक्स प्लस के टी वाई वाई इक्वल टू जीरो। इसको हम इक्वल के इस साइड ले गए, ठीक है। अब ये क्या है, सारे x और सारे y के लिए जीरो है, ठीक है। ठीक है, और ये क्वांटिटी जो है ये x और y के साथ वेरिएबल है ना, ये क्वांटिटी, या फिर हम ऐसे कहें, हाँ, ये क्वांटिटी आपस में अपने आप में वेरिएबल है, ये क्वांटिटी भी अपने आप में वेरिएबल है, क्योंकि इसका ये सारे कोफिशिएंट सब अलग अलग है ना। ये क्वांटिटी भी अपने आप में वेरिएबल है, ये क्वांटिटी भी अपने आप में वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट आई इंटू, इसको ए मान लो, माइनस बी प्लस ई नॉट आर, है ना, तो सी माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए और बी आपस में वेरिएबल है ना, सी और डी भी अब दोनों सारे इंडिविजुअली वेरिएबल है। और ये इक्वेशन, ये कितने भी वेरी करते रहे, ठीक है, ये हमेशा जीरो है। तो ये जीरो हमेशा कब होगा? हाँ, ए जीरो हो, बी जीरो हो, सी जीरो हो, डी भी जीरो हो, या इससे भी जनरल एक कंडीशन होगी, आपको मोस्ट जनरल कंडीशन बतानी है। एक कंडीशन तो ये है कि ये वेरिएबल है, ये आपस अपने आप में वेरिएबल है, ये अपने आप में वेरिएबल है, या फिर इसको मैं ऐसे कह दे रहा हूं, ई नॉट आई, ठीक है, ए माइनस बी को मैं कुछ लिख दे रहा हूं, एक्स प्लस ई नॉट आर, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, है ना। और इतना भी दिया हुआ कि ई नॉट आई और ई नॉट आर जीरो नहीं है, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड ही सबका जीरो हो जाएगा तब तो कोई वेव नहीं बचेगी, ठीक है। अब ये ऑलवेज जीरो कब होगा? जब x जीरो हो और y जीरो हो। x जीरो और y जीरो का मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी हमेशा जीरो है, तो यहां से हम लिखेंगे a इक्वल टू बी है और c इक्वल टू डी है। इतना हमारे को पता लग गया।
अब a इक्वल टू बी, a हमने इसको माना है ना और b इसको माना है, ठीक है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, मतलब cos से cos कैंसिल, तो दोनों का फेज हमेशा इक्वल होगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये हमेशा इक्वल है। हम लिखेंगे के आई एक्स एक्स प्लस के आई वाई वाई, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू के टी एक्स एक्स प्लस के टी वाई वाई, है ना। अब ये भी सारे x और y के लिए इक्वल होंगे, ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, x के आई एक्स इक्वल टू के टी एक्स एंड के आई वाई इक्वल टू के टी वाई। उसी तरह से इन दोनों को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से के आर एक्स इक्वल टू के टी एक्स आ जाएगा, के आर एक्स इक्वल टू के टी एक्स, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू के आर एक्स लिख दूँ और यहाँ पे के आई वाई इक्वल टू के टी वाई इक्वल टू के आर वाई आ जाएगा। इसमें हम ये मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे हम परपेंडिकुलर से मेजर करेंगे। अभी हम थीटा इक्वल टू थीटा आर नहीं ले रहे हैं और परपेंडिकुलर से ये एंगल ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। अब के आई एक्स क्या होगा, ये z इक्वल टू 0 है ना, अगर मैं x का डायरेक्शन इधर लूँ, नहीं z इक्वल टू 0 है तो z का डायरेक्शन इस तरफ लेना पड़ेगा ना? और x का डायरेक्शन अगर हम इस तरफ ले लें ऊपर की तरफ, तो y का डायरेक्शन डॉट की तरफ आ जाएगा ना, x क्रॉस y इक्वल टू z। तो अब ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, तो यही डायरेक्शन के आई का होगा, है ना, और ये के आई की जो भी वैल्यू हो ना, मान लेते हैं कि ये इतना लेंथ के आई के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ऐसे कर लेते हैं, ये अगर यहाँ से ये के आई है ना, के आई का मैग्नीट्यूड है इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, के एक्स रिप्रेजेंट करेगा, के आई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आई इंटू साइन थीटा आई, और इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के आर, ये हाइट क्या रिप्रेजेंट करेगा, के आर एक्स, ठीक है, के आर एक्स इक्वल टू के आर इंटू साइन थीटा आर, ओके। और के आई एक्स इक्वल टू के आर एक्स है, तो यहाँ से हम लिखेंगे के आई साइन थीटा 1 इक्वल टू के आर साइन थीटा आर, ठीक है। अब दोनों तरफ तुम अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ के आई साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा आई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के आर साइन थीटा आर, ठीक है। अब देखो ये मीडियम दोनों सेम है ना, तो इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस बीटा ही आएगा, और बीटा एक मीडियम के लिए तो एक ही आएगा, है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा आई इक्वल टू साइन थीटा आर, तो यहाँ से थीटा आई इक्वल टू हम लिखेंगे थीटा आर।
ठीक है। उसी तरह से के आई एक्स इक्वल टू के टी एक्स के लिए यूज करते हैं, है ना। के आई एक्स इक्वल टू क्या है, के आई साइन थीटा आई, और के टी एक्स क्या हो जाएगा, के टी साइन थीटा टी, है ना। ये जो वेक्टर होगा ये के टी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये के टी है तो ये आ जाएगा के टी साइन थीटा टी। यहाँ से भी अगर तुम मॉडुलस ले लोगे, है ना, तो मॉडुलस ऑफ के आई साइन थीटा आई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के टी साइन थीटा टी। लेकिन अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ के आई और मॉडुलस ऑफ के टी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। ये हम लिखेंगे दिस इज बीटा, ये मान लो फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम, बीटा 1 साइन थीटा आई इक्वल टू बीटा 2 साइन थीटा इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब बीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू रूट, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1, इधर म्यू 1 एप्सिलॉन 1 मान लेते हैं, साइन थीटा आई इक्वल टू ओमेगा म्यू 2 एप्सिलॉन 2 साइन थीटा ट्रांसमिशन, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ठीक है। और ये क्या आता है, v इक्वल टू क्या होता है 1 बाई, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 बाई v1। v1 क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम 1, साइन थीटा इंसिडेंट इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे 1 बाई v2 साइन थीटा ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ से हम साइन थीटा आई इक्वल टू साइन थीटा आई बाई साइन थीटा टी इक्वल टू हम लिखेंगे v1 बाई v2। यही हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, लाइट के वेव में, लाइट के केस में ये स्नेल्स लॉ है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, साइन थीटा आई बाई साइन थीटा टी इक्वल टू v1 बाई v2 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, c बाई v2 c बाई v1। v1 ऊपर चला जाएगा, v2 नीचे, c से c कैंसिल, है ना। ये क्या हो जाएगा, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड और उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। इसको लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से को किससे रिप्रेजेंट करोगे, म्यू से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, म्यू खाली नहीं है, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, n1 बाई, नहीं ये n2 हो जाएगा, n2 n1, ठीक है। ये मान लेते हैं ये वेव इंसिडेंट हुई, और ये रिफ्लेक्ट हो गए, और ये ट्रांसमिटेड वेव है, ठीक है। अब इसका दो केस बनेगा, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसके परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, ये डायरेक्शन z मान लेते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर दो तरीके से रह सकता है, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहना में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है,
मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में वेरी करेगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, E क्रॉस H इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये H हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इस तरह से अगर ये वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके परपेंडिकुलर रहना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी रह सकता है परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, E क्रॉस H, है ना, अभी तो इधर आएगा, है ना, तो E H नीचे की तरफ होना चाहिए, ये H का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर तो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसी प्लेन में है जिस प्लेन में वेव है, ठीक है, जो प्लेन का, इसको कौन सा प्लेन कहोगे, इंसिडेंट वेव भी इसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड वेव भी और परपेंडिकुलर, तीनों एक प्लेन में है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्लेन में है, ठीक है। इस यहाँ पे जो इसको हम बोलेंगे, इसको हम पैरेलल पोलराइजेशन बोलते हैं, पैरेलल पोलराइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको हम परपेंडिकुलर पोलराइजेशन कहेंगे। तो इन दोनों केस में अलग अलग तरीके से बाउंड्री कंडीशन लगेगा, ठीक है। तो पहले पैरेलल पोलराइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं, इंसिडेंट है, ये थीटा आई है, तो स्नेल्स लॉ से ये भी थीटा आई होगा और ये थीटा टी है, इस केस में अब हमारे को बाउंड्री कंडीशन लगाना है ना। इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है इसको हम ई नॉट आई मान लेते हैं, ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट आर और ये ई नॉट टी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो टोटल टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, एट साइड इक्वल टू 0। तो इस साइड में टोटल टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव है और ये अगर रिफ्लेक्टेड वेव है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम रिफ्लेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो हमें लेकिन पहले एक रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो हम रेफरेंस किधर ले, रेफरेंस हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। या तो ऊपर हो या नीचे हो, दोनों केस में इसी प्लेन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पे टोटल टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट कंट्रीब्यूटेड बाय इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, है ना। इंसिडेंट वेव का क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट वेव है,
इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, तो एंगल सेम ही रहेगा। तो ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा ई नॉट आई कॉस थीटा आई, ठीक है। और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आ जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव का, ये एंगल भी थीटा होगा, ये ज्योमेट्री से देख सकते हो तुम, ठीक है। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके फिर इसको यहाँ एक्सटेंड कर दो, इसको यहाँ एक्सटेंड कर दो, तो आ जाएगा ये ई नॉट आर कॉस थीटा आई इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने यहाँ पे रेफरेंस सब ऊपर के डायरेक्शन में लिया, तो यहाँ पे भी ऊपर के डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में ई नॉट टी साइन थीटा आर आ जाएगा, साइन थीटा टी हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा टी, ठीक है। यहाँ पे हमारे को ये नोन होगा, ये दोनों पता लगाना है, तो एक और इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाउंड्री कंडीशन लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड का लगा दो, है ना। HT1 इक्वल टू HT2 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड का रेफरेंस क्या लोगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का रेफरेंस हम बाहर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का रेफरेंस बाहर की तरफ ही होगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं होगी, टोटल कंपोनेंट क्या है, ठीक है। ये पैरेलल ही तो है इस प्लेन के, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, H नॉट आई, ठीक है। यहाँ पे H का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ये है ना, अंदर की तरफ होगा, ओके। यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस H नॉट आर, क्योंकि ये पैरेलल ही होगा इस प्लेन के, इक्वल टू यहाँ पे H नॉट टी, ठीक है। अब H को E के टर्म में लिख सकते हो, यहाँ पे नए अननोन इंट्रोड्यूस नहीं हुए, क्योंकि H को तुम E के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिखोगे E नॉट आई बाई, ये फर्स्ट मीडियम का तो ईटा1, ठीक है, माइनस E नॉट आर बाई, ये भी ईटा1, इक्वल टू E नॉट टी बाई ईटा2। तो यहाँ से E नॉट आई माइनस E नॉट आर इक्वल टू ईटा1 बाई ईटा2 इंटू E नॉट टी हो जाएगा। यहाँ पे cos थीटा टी आएगा, ओके। हाँ, मैंने डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा टी है तो ये एंगल भी थीटा टी हो जाएगा, अगर ये ई टी है तो ये भी ई टी कॉस थीटा टी हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, प्रोपगेशन नहीं लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर आप ले रहे हैं तो।
तो यहाँ से ये अच्छा, लेकिन सिंप्लीफाई तो अभी भी नहीं हुआ। ओके तो अब तुम ये करो, इस इक्वेशन से ई टी की वैल्यू ई आई और ई नॉट आर के टर्म में आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे ई टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ई नॉट आई कॉस थीटा आई प्लस ई नॉट आर कॉस थीटा आई। ये कॉमन ले लेते हैं, ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इंटू कॉस थीटा आई इक्वल टू ई नॉट टी की जगह पे हम लिखेंगे ईटा 2 बाई ईटा 1 ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ई नॉट आर वाले कंपोनेंट को एक साथ कर लो, ई नॉट आर यहाँ से कॉस थीटा 1 आएगा, कॉस थीटा आई, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ईटा 2 बाई ईटा 1 आ जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा टी। कहाँ से छूट गया, यहाँ से छूट गया, यहाँ पे कॉस थीटा टी होगा। ये ईटा 2 कॉस थीटा टी इक्वल टू, इसको इस साइड लाओगे ना, तो ये ईटा 2 माइनस ईटा 1, ईटा 2 बाई ईटा 1 कॉस थीटा टी माइनस 1 इंटू ई नॉट आई हो जाएगा, है ना। तो ई नॉट आर बाई ई नॉट आई इक्वल टू ये ईटा 2 कॉस थीटा टी माइनस इधर जाएगा ईटा अरे कॉस थीटा आई हो जाएगा, तो ये ईटा 1 कॉस थीटा आई बाई ईटा 1 आएगा, इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बाई ईटा 1 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा ईटा 1 कॉस थीटा आई प्लस ईटा 2 कॉस थीटा टी। इसको हम लिखेंगे ईटा 2 कॉस थीटा टी माइनस ईटा 1 कॉस थीटा आई डिवाइडेड बाई ईटा 2 कॉस थीटा टी माइनस ईटा 1 कॉस थीटा आई। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये सारी नोन क्वांटिटी है। अगर आपको मीडियम 1 और मीडियम 2 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो है तो क्योंकि थीटा टी नया अननोन टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अगर थीटा आई पता है तो स्नेल्स लॉ से थीटा टी पता लग जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन थीटा आई बाई साइन थीटा टी इक्वल टू v1 बाई v2 हो जाएगा, या v2 बाई v1, v1 बाई v2 होगा। ठीक है, तो थीटा आई पता तो थीटा टी भी पता होगा, और ईटा 2 ईटा 1 ये म्यू और म्यू1 एप्सिलॉन से पता चल जाएगा। तो पहले क्या फॉर्मूला था, अगर ऑब्लिक इंसिडेंट नहीं था तो ईटा 2 माइनस ईटा 1 बाई ईटा 2 ईटा 1, नीचे में प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ईटा 2 है तो सब कुछ वैसे ही रखना है। ईटा सेकंड मीडियम है तो उसका कॉस ईटा टी है ना, मीडियम 1 है तो कॉस ईटा आई, कॉस ईटा टी, कॉस ईटा आई, इस तरह से हो जाएगा ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और इसी को सॉल्व कर लोगे तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएगा 2 ईटा कॉस थीटा टी डिवाइडेड बाई, देख लेता हूँ मैं, कॉस थीटा टी नहीं होगा यहाँ पे, कॉस थीटा आई कॉस थीटा आई, डिनोमिनेटर सेम रहेगा।
ठीक है। तो ये पैरेलल पोलराइजेशन के लिए, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए डेराइव नहीं करते, ठीक है। उसका मैं बस एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, डेरिवेशन ऐसी कर लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और ई और एच के लिए बस आपको बाउंड्री कंडीशन लगाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नॉर्मल इंसिडेंट का केस है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें इसके डेरिवेशन में ये सब काफ़ी कुछ है ऐसा ना जो जिससे गलती हो सकती है। जैसे हमारे को डायरेक्शन, इंसिडेंट का डायरेक्शन लेना पता चल गया, इंसिडेंट का डायरेक्शन दिया है, ई दिया, ई का डायरेक्शन दिया, तो इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, ठीक है, ये सब पता चल जाएगा ना। परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के केस में जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा eta2 cos थीटा i माइनस eta1 cos थीटा t डिवाइडेड बाई eta2 cos थीटा i प्लस eta1 cos थीटा t, और टॉ इक्वल टू आ जाएगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 2 eta2 cos थीटा i eta2 cos थीटा i प्लस eta1 cos थीटा t। ये परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में है, और पैरेलल पोलराइजेशन में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू eta2 cos थीटा t माइनस eta1 cos थीटा i डिवाइडेड बाई eta2 cos थीटा t प्लस eta1 cos थीटा i, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा 2 eta2 cos थीटा i डिवाइडेड बाई eta2 cos थीटा t प्लस eta1 cos थीटा i। इसको जैसे भी याद हो सकता है वैसे याद कर लो। डिनोमिनेटर हर केस में सेम रहेगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर केस में डिनोमिनेटर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। और पैरेलल पोलराइजेशन में पहले cos थीटा t आएगा, बाद में cos थीटा i आएगा। इसमें एक चीज़ अच्छी है, ये eta2 और eta1 की पोजीशनिंग हमेशा सेम है ना। इसमें पहले eta2 आ रहा है, इसमें पहले eta2 है ना, यहाँ पे भी eta2 है, eta2 है, इसकी पोजीशन सेम है। पोजीशन चेंज क्या हो रहा है, पैरेलल पोलराइजेशन में cos थीटा t माइनस i है, और यहाँ पे i माइनस t है। इस तरह से जैसे ठीक लगे वैसे सिमिलरिटी लेकर के याद कर लो।